तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी के 30 इयर्स पीवाईक्यू सीरीज़ में आज हमारा टॉपिक है द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इट्स फंक्शनल कमिटीज़। ठीक है, आज ये टॉपिक से हम शुरू करेंगे। बाकी इसके पहले की जितने भी टॉपिक आपके हो चुके हैं, बहुत सारे नहीं, अभी 3 दिन ही तो हुए हैं, मतलब पॉलिटी शुरू किए हुए। ठीक है, बैकग्राउंड हिस्ट्री बैकग्राउंड चल रहा है आपका, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो पॉलिटी के 30 इयर्स पीवाईक्यू में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए ये सारे क्वेश्चंस वन लाइनर के लिए हो जाएंगे। ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम फॉर्मेट से फुल्ली मैच करता है और आपके क्वेश्चन बैंक की तरह काम करेगा ये। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन एक जगह पे मिल जा रहे हैं। पिछले 30 साल में जितने भी क्वेश्चन, चाहे वो सेंट्रल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट एग्ज़ाम हो कोई, ठीक है, सारे मिला के एक जगह आपको मिलता है। प्लस एंशंट हिस्ट्री का 30 इयर्स पीवाईक्यू सीरीज़ भी आपका चल रहा है, उसमें आपको इस डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक। ठीक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। एंशंट हिस्ट्री का सारा जितने भी टॉपिक हैं, अभी फ़िलहाल मौर्यन पीरियड चल रहा है। ठीक है, इसके पहले की 4 टॉपिक हो चुके हैं आपके एंशंट हिस्ट्री के, जो कि आपका स्टोन एज है। ठीक है, वैदिक पीरियड है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, और रिलीजियस मोमेंट्स, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। ये 4 टॉपिक आपके हो चुके हैं पिछले 30 साल के वन लाइनर क्वेश्चन, सब के सब आपके इस प्लेलिस्ट में मिलेगा। ठीक है, तो आप जाके एक बार चेक करना ज़रूर। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन जाती रहे 30 इयर्स पीवाईक्यू सीरीज़ के। ठीक है, पालीवाल एसएससी को। प्लस आपको टेलीग्राम चैनल भी मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, वहाँ पे फ्री में मैं सारे पीडीएफ अपलोड करता हूँ, आप डाउनलोड करके वहाँ से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो सबसे बढ़िया ट्रिक कौन सा है किसी भी एग्ज़ाम को के लिए, कि जितना से ज़्यादा बुक पढ़ना या ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी मैगज़ीन पढ़ना, ठीक है, इससे नहीं होगा। ज़्यादा क्रैक करने वाले बच्चे सिर्फ एक चीज़ करते हैं, चाहे वो कोई भी सोर्स उठाएं, चाहे मेरा प्लेलिस्ट उठा लो, चाहे वो किसी और का प्लेलिस्ट उठा लो आप, लेकिन जो भी प्लेलिस्ट उठाओ आप उसको फुल्ली ब्लाइंडली फॉलो करना है आपको। ठीक है, ब्लाइंडली फॉलो करना है। ठीक है, आप एक तरीके से मेंटोर समझ लो। ठीक है, ब्लाइंडली फॉलो करो और रिपीटेडली फॉलो करो कंसिस्टेंसी के साथ। ठीक है, एक ही चीज़ बार बार पढ़ो। ठीक है, 10 से 15 20 बार वीडियो देख जाओ और आपको दिमाग में चीज़ें अपने आप याद होती चली जाएंगी, प्लस कॉन्सेप्चुअल के साथ, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ मैं क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आपका, भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कौन था? तो सभी लोग जानते हैं, श्री BN राव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है, 2021 के PCS में पूछा गया था, पॉली लेक्चरर के। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। भारत की संविधान का परामर्शदाता श्री BN राव थे। सभा के वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, यानी कि इंटरिम प्रेसिडेंट चुना गया था। किंतु 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया था, अध्यक्ष, तथा BN राव को संवैधानिक परामर्शदाता नियुक्त किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31st। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अध्यक्ष थे, कौन थे? तो सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डायरेक्ट आपको आंख बंद करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लगा देना है, लेकिन अगर क्वेश्चन में रहेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आपके सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32nd। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, इसको सही अरेंज करना है, बेसिकली आपको अरेंज करना है इस क्वेश्चन में। तो फर्स्ट है आपका प्रारूप समिति की नियुक्ति, ये हुआ था पहले, या दूसरा है भारतीय संविधान पारित हुआ था, तीसरा है भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि, या
फिर संविधान सभा की पहली बैठक, ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान सभा की पहली बैठक सबसे पहली हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। फिर उसके बाद आपका प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई थी, ठीक है। और उसके बाद आपका भारतीय संविधान पारित हुआ था, उसके बाद जाके भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि आई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, प्रारूप समिति की नियुक्ति, नोट करते जाइएगा आप सभी लोग सारे डेट्स वगैरह। 29 अगस्त 1947 भारतीय संविधान पारित कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। 33वां क्वेश्चन है, 1946 में गठित संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? तो पहला है आपका ए ऑप्शन है, सभी सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा संयुक्त रूप से मनोनीत किए गए थे, ठीक है। फिर दूसरा है आपका, सभी सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत किए गए थे। तीसरा है आपका, अधिकतर सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए थे, यही सही है आपका। सी ऑप्शन इज करेक्ट दी ऑप्शन, ऑलराइट। डी है आपका गलत है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, सभी सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित किए गए थे, जो कि गलत है, ठीक है। भारत व्याख्या में देख लीजिए, भारत के संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा के अधिकतर सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं के प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित किए गए थे, ऑलराइट। 34वां क्वेश्चन है आपका, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 में लास्ट बैठक हुई थी, अंतिम बैठक हुई थी, ठीक है, 24 जनवरी 1950, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्याख्या देख लेते हैं एक बार। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। इसके लिए कुल 11 अधिवेशन हुए थे, ठीक है। इन अधिवेशनों में के अतिरिक्त संविधान सभा की अंतिम बैठक 12वीं बैठक, जो कि 12वीं बैठक है, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। इसी दिन सदस्यों ने संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किया तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति, अंतरिम राष्ट्रपति चुना गया, ठीक है। और संविधान सभा भंग करके उसे अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। 35वां क्वेश्चन है आपका, भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। बी, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत ही भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। देख लेते हैं, भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। यह मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था तथा अपनी योजना 16 मई 1946 को प्रस्तुत की। मंत्रिमंडलीय मिशन की सिफारिश थी कि संविधान सभा के प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में हो, जिसमें सामान्यतः एक प्रतिनिधि का निर्वाचन 10 लाख जनसंख्या पर हो, ठीक है। 36वां क्वेश्चन है आपका, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित कुल कितने सदस्य थे? तो 14 सदस्य थे, एकदम कंठस्थ कर लो एकदम, ठीक है। 14 सदस्य थे। कुल कितने कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? 14 सदस्य थे, ठीक है। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में लॉर्ड माउंट बेटन अध्यक्ष थे। ये भी बहुत ज़रूरी क्वेश्चन और वन लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है। लॉर्ड माउंट बेटन अध्यक्ष थे अंतरिम सरकार प्रस्तावित होने पर, जिससे जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष थे जिसमें, ठीक है। इसके अलावा 13 अन्य सदस्य लोग, जिसमें वल्लभ भाई पटेल, बलदेव सिंह, जान मथाई, सी राजगोपालचारी, सी एच बाभा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, जगजीवन राम, लियाकत अली खां, आई चुंदरीगर, अब्दुल रब निश्तार, जोगेंद्र नाथ मंडल, गजनफर अली खां शामिल थे। प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई थी। 37वां क्वेश्चन है आपका, कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत के लिए प्रस्तावित किया, क्या किया? कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत के लिए क्या प्रस्तावित किया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार। ठीक है, व्याख्या में है, कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत के लिए कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार के गठन का प्रस्ताव था। इसमें ब्रिटिश भारत और प्रांतों को मिलाकर संघ की स्थापना का प्रस्ताव था। ठीक है, ब्रिटिश भारत और प्रांतों को मिलाकर, जो ब्रिटिश राज्य, मतलब जहाँ जहाँ ब्रिटिश राज था, और जो मतलब प्रिंसली स्टेट थे, उन दोनों को मिलाकर एक संघ बनाने की स्थापना प्रस्ताव किया गया था, जिसमें भारतीय रियासतों को सम्मिलित न होने की छूट थी। ठीक है, उनके ऊपर था कि वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ राष्ट्रीय हितों के विषयों को छोड़कर अन्य सभी विषयों को प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में रखने का प्रस्ताव था। ठीक है, 38वां क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी सदस्य था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी, जो कि कांग्रेस का नहीं था, संविधान सभा में कौन था वो, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब। ठीक है, तो ये सारे के सारे इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आप एकदम से याद कर लीजिए और यहाँ से आपका बिल्कुल भी फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है, 70% क्वेश्चंस यहाँ से ही आएंगे आपके, 70 to 75 क्या 80% आप पकड़ लो। ठीक है, तो जो भी मेरे जो मेन सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो तो ज़रूर उसको कंठस्थ कर लें। ठीक है, और देखो भाई, मैं तो सीधे बोलूँगा कि जो पढ़ेगा उसी का सिलेक्शन होगा, और बाकी जितने लोग नहीं पढ़ेंगे उनका नहीं होगा। ठीक है, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ। ठीक है, तो ऐसे ही बने रहो और पढ़ते रहो जोर लगा के। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।